तो जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक डीसी मोटर का टॉपिक, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो चलिए डायरेक्टली हम शुरू ना करके इलेक्ट्रिक मोटर को एक छोटा सा कंसेप्ट समझाते हैं, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए करेंगे। और वो जो टॉपिक है हमारे पास, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर आप कह सकते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ। कहा जाता है अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है आपके पास वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, फिलहाल यूनिफॉर्म, ठीक है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप एज्यूम कर लीजिए, डिस्टेंस कम ज़्यादा भी होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एज्यूम कर लिए कि ये क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर आपने इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, जैसे कि ये आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, देखिए ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जनरली अभी आप क्लास 10 में आप इसे रखने वाले हैं परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखने वाले हैं? परपेंडिकुलर रखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है तो आप इसे ऐसे रखने वाले हो, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है तो आप ऐसे रखेंगे, इसके परपेंडिकुलर रखने वाले आप, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए जितना फोर्स रखता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा। क्या होता है? BIL साइन थीटा। तो हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे, और मैक्सिमम तभी पॉसिबल है, यहाँ से पता चल जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है, और वो कितने पे होती है? 90 पे होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 1 होती है। तो हमें जब मैक्सिमम फोर्स चाहिए होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स है वो भी आपके पास परपेंडिकुलर मिलता है, और वो भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, अपने मैक्सिमम अमाउंट में आपके पास जो फोर्स है वो मिल रहा होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना, BIL साइन थीटा। अभी हम साइन थीटा को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हम उसकी वैल्यू 1 मान चुके होते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर की हम बात कर रहे होते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया BIL, बिल से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, BIL, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है ये, I से आपके पास करंट है, और L से लेंथ ऑफ द कंडक्टर रहेगा, और F क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर आपने इसमें एक परपेंडिकुलर इस तरीके से रख दिया, क्या रखा है आपने? यस, एक कंडक्टर रखा है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। एक ऐसा कंडक्टर है जिसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा है जिसमें आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर आपने उसे प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो उस वाले कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जिसका ये फॉर्मूला होता है, और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, वो अलग चीज थी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए था। और यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो आइए हम फटाफट पता कर लेते हैं इस फोर्स के डायरेक्शन को। तो मान लेते हैं कि ये जो चीज है, ये जो चीज है वो आपके पास क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास। एक वायर मान लीजिए, थोड़ा मोटा से दिखा दिया मैंने यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा पतला दिखा देता हूँ, है ना, इतना बहुत है, इतना बहुत है। ये एक मैंने वायर दिखा दिया जो कि परपेंडिकुलरली रखा हुआ है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। ओके, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये क्या आपके पास? करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। अब किस डायरेक्शन में हो रहा होगा वो हम मेंशन कर देते हैं, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हो रहा है,
ये करंट का डायरेक्शन है, किधर से किधर, नीचे से ऊपर की ओर। आप ऊपर से नीचे ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या डिस्कस करेंगे हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करके किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या फिर इसी चीज को आप कह सकते हैं मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, इसी चीज को आप कह सकते हैं मोशन ऑफ द कंडक्टर, वो हम पता करने वाले हैं। फोर्स किधर लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा वो कंडक्टर, सीधी सी बात है। तो इस पे हमें फोर्स पता करना है, तो कैसे फोर्स पता करेंगे समझिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कहना है स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर और यू कैन से मिडल फिंगर in such a way such that all these three are mutually perpendicular। mutually perpendicular का मतलब होता है वो आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे आपको इसको ऐसे रखा है तो ये आपके पास फोर फिंगर हो गया, ये आपके पास थंब हो गया, इन दोनों के बीच में देखिए 90 डिग्री है, देखिए अच्छे से 90 डिग्री है। फिर कहता है आप इसको मिडल फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को भी ऐसे रखेंगे कि वो भी दोनों पे परपेंडिकुलर हो गए। देखिए ये यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, और इसी चीज को आप अंगूठे के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको परपेंडिकुलर दिखेगा। अंगूठा ऊपर जा रहा है, ये बिल्कुल इधर जा रहा है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है हाथ का मेरा, इसको एक थोड़ा सा एक पॉइंट मानना है। एक पॉइंट से तीनों उंगलियां निकल रही हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे समझना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो फोर फिंगर है वो थंब पे तो है परपेंडिकुलर, और इधर से करके देंगे तो आप इस पे भी परपेंडिकुलर दिखेगा। उसी तरह से ये जो चीज़ है वो यहाँ से परपेंडिकुलर तो है ही फोर फिंगर पे, और थंब पे भी दिखेगा। और थंब का भी वही चीज़ है, थंब तो इस पे है ही परपेंडिकुलर, और थंब जो है वो मिडल फिंगर पे भी आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कहना है कि अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को कुछ इस तरह से होल्ड करें कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट, ओके। अब कहा जाता है इसमें दो चीजें, एक आएगा स्टेटमेंट इफ, एक आएगा इफ और एक आएगा देन। तो इफ में आपके पास दो फिंगर आएंगे, पहला फिंगर और दूसरा फिंगर, और देन में आपके पास सिर्फ एक फिंगर आएगा। तो इफ में क्या आता है, सबसे पहले एक चीज बताइएगा, हमने अभी आपको बताया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज किस लिए कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए, और इनमें से फोर्स कौन बताता है, फोर्स ये बताता है, ठीक है ना, ये फोर्स बताता है आपके पास, ठीक है, इतनी बात। ये फोर्स है, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रखेंगे। कैसे? फादर मीन्स फोर्स हो गया, ठीक है, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, चाइल्ड मीन्स कस्सी जो करंट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर, याद रहेगी, ओके। तो कहा जाता है इफ। अब इफ की बात आती है तो इफ मतलब दो चीजें आपको पहले से पता होंगे, तो क्या क्या पता होंगे, फोर्स का डायरेक्शन तो नहीं पता होगा, तो बाकी जो दो चीजें बच गई, टिडिंग टिडिंग और टिडिंग टिडिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और करंट का भी डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब इफ में लिखेंगे, देखिए अब पूरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इफ पूरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। पूरी स्टेटमेंट में ऐसे है, होल्ड or you can say stretch thumb, forefinger and the central finger of your left hand such that they are mutually perpendicular। उसके बाद आपको लिखना है if forefinger indicates the direction of magnetic field, जो कि कर रहा है। दूसरी चीज, current indicates the central finger indicates the direction of electric current, then देखिए if में मैंने दो उंगलियों को इंक्लूड कर लिया जो आपको पहले से पता था, और हमें चाहिए क्या था, फोर्स, तो देन में आएगा फोर्स हमेशा, ठीक है ना। देन में आएगा थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यू कैन से मैग्नेट मोशन ऑफ द कंडक्टर, या तो फोर्स कह सकते हैं नहीं तो मोशन ऑफ द कंडक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अब पूरी स्टेटमेंट एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेच थंब, फोरफिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आगे से ध्यान सुनिए, इफ forefinger indicates the direction of magnetic field lines, central finger indicates the direction of electric current, then thumb will indicate the direction of force, or you can say motion of the conductor, मर्जी, ठीक है। तो आई होप आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब उसे हम अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो भाई साहब आप इलेक्ट्रिक मोटर को कर ही नहीं पाएंगे, वो तो जिंदगी है। तो आओ थोड़ा सा जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको मैंने बता दिया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप जब भी अप्लाई करेंगे तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए, यो ऐसे वाले।
तो ऐसे ही होना चाहिए, ध्यान रहे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको जो जो डायरेक्शन पता है उनको उसी डायरेक्शन में अलाइन कर देना, फिर आपको फोर्स का डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट जा रहा था, एरो का निशान देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके अब आपको और बेहतर तरीके से दिख रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर इंडिकेट्स करता है, तो इसको मैं ऐसे अलाइन करूंगा, ठीक है। और ध्यान रहिए हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए परपेंडिकुलर, ऐसे 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 मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए ऐसे करके। ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, इनको हिला डुला नहीं सकते भाई, ध्यान से। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा, तभी आपका काम करेगा ये। तो आप साफ साफ देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा था, उधर जा रहा है। अब करंट किधर जा रहा है वो देख लीजिए, तो करंट आपको दिख रहा होगा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको ऐसे घुमाया कि मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी को इंडिकेट करे, लेकिन करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये इंडिकेट कर रहा था सेंट्रल फिंगर, तो इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए अंगूठा किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो मतलब इस वाले कंडक्टर पे, इस वाले वायर पे जो करंट कैरिंग वायर था, ये वाला ग्रीन वाला, उस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड फोर्स लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, जो अंगूठा इंडिकेट करेगा, जो थंब इंडिकेट करेगा। आ गई ना बात समझ में, ठीक है, ओके। इसका भी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अगर मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देता, अगर मैं ऐसा कर देता कि करंट का डायरेक्शन ही उल्टा कर देता, मैं ये वाला डायरेक्शन नहीं रखता, ऊपर से नीचे ले आता मैं, ठीक है ना, मैं ये वाला डायरेक्शन जो है वो नहीं रखता, तब क्या होता, तब कुछ नहीं होता भाई, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाता है। जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है आपके पास, अपोजिट हो जाता है। अब करंट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अब जो करंट है वो आपके पास ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो आओ भाई फिर से वही काम करेंगे। ये रहा आपके पास टिडिंग टिडिंग 4 फिंगर, कौन किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, टिडिंग चला गया, करंट करंट, और ये हमेशा इसको ऐसे ही रखना है, ये इसको करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, देखिए ये स्टिल उसी को इंडिकेट करते रहना चाहिए जो जिसको इंडिकेट करता है भाई, और करंट नीचे है, तो अब फोर्स देखिए किधर जा रहा है, बाहर की ओर, आउटवर्ड आ गया ना, पहले इनवर्ड जा रहा था, अब क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते ही फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है, चलिए। तो ये कहानी हो गई आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्टेटमेंट भी आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। अब आते हैं मैं अपने इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इलेक्ट्रिक मोटर में हमें ज़्यादा कुछ टाइम जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना, हम जल्दी जल्दी आपको करवा देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 2 मैग्नेट लेते हैं, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन समझाना जरूरी है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपके पास साउथ पोल होता है, एक आपके पास नॉर्थ पोल होता है और एक आपके पास साउथ पोल होता है, ठीक है, ओके। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो आप 100% कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, देखिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इस वाले डायरेक्शन में जा रहे होंगे भाई, नॉर्थ टू साउथ ही तो जाते हैं ना, और ये जनरली हॉर्स शू मैग्नेट रहते हैं, क्या रहते हैं ये, हॉर्स शू मैग्नेट रहते हैं, ठीक है। एक चीज और, ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये नहीं, दीज आर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं भाई, कि भाई बीच में अगर करंट चला गया तो बंद हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट ही आपको यूज करना है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब इसकी मैग्नेटिज्म शो करेगा सोलेनॉइड की तरह, लास्ट वीडियो में सोलेनॉइड बताया था ना, तो ये सोलेनॉइड नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक इधर नॉर्थ पोल रखा है, इधर साउथ पोल रखा है। अब बोलेंगे सर मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं, तो ये है नॉर्थ, इधर इसका साउथ होगा, ये है साउथ, इधर इसका नॉर्थ होगा, बट हमें अभी सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करने थे, तो नॉर्थ एक मैग्नेट का और साउथ दूसरे मैग्नेट का हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, इतनी बात, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी और बना लेता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, ओके। अब ध्यान समझते जाइएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बताते जा रहा हूँ मैं एक एक कर करके, अब समझिएगा आगे क्या होता है। यहाँ पे हमें इसमें एक कंडक्टर प्लेस करना होता है, कंडक्टर। जब हम एक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि फैन चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और भी तो एक इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, सबसे पहले उसी के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना, ये तो मतलब मस्ट जानना जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी बोल देता हूँ मैं इसको। क्यों? रीजन सिंपल है, मैकेनिकल एनर्जी बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है जो आपको काम करके दे रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी फिलहाल यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से तो ये जो रोटेशनल एनर्जी है वो क्या आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी के ये सारे टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी का आपके पास टाइप है, हो सकता है रोटेशनल ना करके कुछ ऐसा वर्क डन करवाने में आपको हेल्प करे। जैसे आपने खिलौने देखे होंगे, खिलौने में क्या होते हैं, टॉयज में छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं उसमें मोटर फिट होता है अंदर, तो मोटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम बैटरी लगा देते हैं, है ना, बैटरी लगाते हैं तो करंट ही तो प्रोड्यूस करता है, तो उस करंट की हेल्प से वो आगे बढ़ता है, तो उसको मैं हेल्प करवा रहा, तो वो भी क्या हो गया, एक मैकेनिकल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या फिर किसी और एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा, तो भी वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वो मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वो मैकेनिकल एनर्जी में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इसका एक प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। तो आप इसमें बोलेंगे when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field then it experiences a force। यही चीज तो अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया, ये वाली चीज देख लीजिए। when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field then it experiences a inward force और outward force। कोई सा भी फोर्स हो सकता है, डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकते हैं, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर लेंगे, बट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आपको ये समझना। इस प्रिंसिपल से पे बेस्ड है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अभी हमने आपको दो चीजें बताई, पहली कि वो है क्या, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज उसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल फिर से सुन लीजिए, when current carrying coil is placed in uniform magnetic field then it experiences a force। और वो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, वो जो फोर्स होता है वो कितना होता है, BIL। अभी आपको इतना ही समझना है, BIL, बिल, याद हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज बात कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन की, कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है, हम दो मैग्नेट लिए हैं, एक नॉर्थ पोल एक तरफ रखे, एक तरफ साउथ पोल, और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सिस्टम है वो हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करना है, करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करना है, ठीक है। तो चलो करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉइल होता है, अगर आप पंखे की बात करेंगे ना, तो उसमें कॉइल ऐसा होता है, सर्कुलर में ना तारे लपेटे हुए हैं, ऐसे रहते हैं। अगर आपने कभी पंखे को खोल कर देखा और यहाँ से हम करंट को भेजते हैं, तो ऐसा कुछ होता है पंखे के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा सर्कुलर वाला जो हम रिंग बनाएंगे, रिंग के टाइप का जो सोलेनॉइड बनाएंगे, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एक रेक्टेंगुलर, उसको पढ़ना आसान हो जाता है और कुछ नहीं। शेप कोई सा भी हो सकता है, बट हम फिलहाल यहाँ पे रेक्टेंगुलर वाला प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरीके से, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD, ठीक है। यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, ये तो दिखेगा ही। यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ। अच्छे से समझते जाइएगा इन सभी को, ठीक है। ओके, तो ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब इसके थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, एक करंट को पास करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसके थ्रू हम करंट को पास करवा सकते हैं। आप की वगैरह लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप करंट लगा देंगे। तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट जाएगा I, ऐसे करके करंट जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, ऐसे करंट जाएगा, I करंट जा रहा है, I करंट आ रहा है, ऐसे करके I आए और ऐसे वापस आ गए। तो ये जा रहा है, वापस आ रहा है। आपको डायरेक्शन भी पता चल गया होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे होता क्या अच्छे समझिएगा। अब क्या इस वाले पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात बताइएगा आप मुझे, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। कैसे, देखिए एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है आपके पास, दूसरी चीज़ अगर हमने करंट पास करवा दिया इस रेक्टेंगुलर कॉइल में,
तो भाई रेक्टेंगुलर कॉइल जो करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट कैरिंग कॉइल को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो भाई उसमें तो फोर्स लगेगा लगेगा। अभी तो यही चीज तो समझाया मैंने आप लोगों को। और किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर हम ए बी और सी डी ये दो ऐसे आर्म होंगे जिसमें हम डायरेक्शन को पता करेंगे, फोर्स के डायरेक्शन को पता करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर सी बी और ये जो ए डी है उस वाले में क्यों नहीं, अभी बता देंगे आपको। तो सबसे पहले आप एक बार डायरेक्शन को ही पता कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मजा आने लग जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन को ही पता कर लेते हैं। चलो डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो आर्म है ये इसे मैं ब्लू कर देता हूँ, ए बी आर्म, इसमें एक तो पता करेंगे डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को, और एक मैं पिंक ले लेता हूँ। चलो इधर मैं पिंक ले लेता हूँ, पिंक वाले में हम फोर्स के डायरेक्शन को पता करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। अब ये मत सोच लेना कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी हम इसमें चेंज लाएंगे। अब क्या चेंज लाएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके। अब समझिएगा, यहाँ पे बड़े प्यार से धीरे धीरे चीजें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। अभी हम सिर्फ स्टार्ट ही करा है अभी हमने, ठीक है इसको। हाँ आजा बेटा, आपकी जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये जो ब्लू वाला आर्म है, अगर मैं उसमें करंट के डायरेक्शन के हिसाब से फोर्स को पता करना चाहता हूँ कि किस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगेगा, तो उसके लिए मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर ये जो ए से लेकर बी तक आर्म है उसमें अगर मैं लगाता हूँ तो पता चलेगा ये इधर जा रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। अच्छा, करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर रखना पड़ेगा भाई, देख लीजिए करंट का डायरेक्शन को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर। अरे यही तो अभी सिखाया था मैंने यहाँ पे, ये वाला देखिए, यहाँ पे यही चीज तो सिखाया था मैंने। जब करंट ऊपर की ओर जा रहा था तो फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, करंट जब बाहर नीचे की ओर आ रहा था तो फोर्स बाहर की ओर लग रहा था। यही चीज तो सिखा दिया मैंने अभी आप लोगों को, आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे भी आपके पास वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, तो फोर्स इसमें किधर लग रहा है देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल टिडिंग अंदर की ओर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना सिखा दिया ना, कैसे लगाते हैं। ठीक है, पिंक वाले पे आ जाइए। क्या करंट नीचे की ओर नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है ना, तो आ जाओ भाई लगाते हैं। ये ऐसे जाएगा, करंट नीचे की ओर आएगा, फोर्स बाहर की ओर आएगा, फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। अगर आप इस वाले आर्म को देखें, ब्लू वाले को, तो आपको पता चलेगा फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। अगर आप इस वाले आर्म को देखेंगे तो पता चलेगा फोर्स बाहर की ओर आ रहा है। तो अगर मैं एक बुक ले लेता हूं कोई सा भी, चलिए टैब ले लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये है रेक्टेंगुलर कॉइल है, बिल्कुल सेम ऐसा ही था, रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो ये वाला अगर ऐसे था, इस वाले फोर्स पे ऊपर अंदर की ओर लग रहा था, फोर्स अंदर की ओर, इस पे अंदर की ओर फोर्स लग रहा था, तो आपको क्या करना है, ये वाला फोर्स है अंदर की ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की ओर, तो ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं घूम जाएगा। आ रही ना बात समझ में। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर से इधर से इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा था, ये ऐसे लगा था। ठीक है ना, तो इसके फोर्स अंदर लग रहा है नीचे की ओर, इस पे अपवर्ड लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा। इस तरीके से समझ लेना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें फोर्स अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, तो ये ऐसे करके घूमेगा, है ना। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे घूमेगा, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, ऐसे करके घूमेगा। आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज बताना, अब इस वाले के फोर्स की बात करते हैं और इस वाले के फोर्स की बात करते हैं। पहली बात बता दूं, इसमें जो जा रहा है आपके पास करंट वो इधर जा रहा है, इसमें जो जा रहा है करंट वो इधर जा रहा है, और ये आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड वो भी इधर ही जा रहा है। क्या वो दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं, दोनों का एंगल कितना है, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। और इधर करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 भी साइन 180 0 होता है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। मतलब अभी आप 10th क्लास के बेस पे अगर आप इसे और इसे इग्नोर कर दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इस वाले पे और इस वाले पे प्रॉपर ध्यान रखें। तो इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे फोर्स बाहर लग रहा है, ये ऐसे करके घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है समझाता हूँ। ये जो पंखा घूम रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर घूमने के बाद फंस गया, रुक गया, नहीं, कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है। क्यों घूम रहा है वो चीज समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसको जब मैंने यहाँ से करंट दिया और ऐसे घुमा ये, तो देखिए यहाँ पे ये तो कनेक्टेड है, ये तो फंस जाएगा ये आपस में, ऐसा लपेटा जाएगा यहाँ से। थोड़ी देर के बाद ये हो सकता है वायर ही टूट जाए, या फिर हो सकता है ये रुकना ही बंद हो जाए, है ना। दैट विल डिपेंड कि कितना कौन ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी उसके हिसाब से, है ना। तो अब यहाँ से इस वाले प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ता है। क्या अलग करना पड़ता है मैं समझा देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे इसे छुटकारा पाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि यहाँ पे एक ब्रश लगा देते हैं हम, यहाँ पे हम एक ब्रश लगा देते हैं भाई,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रश लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक ब्रश लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। बताऊंगा ये वाले ब्रश का क्या काम होता है, ठीक है ना। ब्रश लगा देते हैं, इस ब्रश का काम क्या होता है, और यहाँ पे हमें लगाना होता है एक स्प्लिट रिंग। क्या लगाना होता है हमें, एक स्प्लिट रिंग। ये इस तरीके से जाएगा, ये जाएगा, इस पे हमें लगाना होता है एक स्प्लिट रिंग। अब ये जो स्प्लिट रिंग है वो ऐसे बनाना है आप लोगों को, हाफ इधर से लगा, हाफ ऐसे बनाना है, और हाफ इधर से बना देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि येलो कर देता हूँ, ठीक है ना, येलो कर देता हूँ। हाफ ऐसे बनाना, स्प्लिट रिंग ऐसे बनाना है आप लोगों को। और ये जो स्प्लिट रिंग है वो आपके पास किस पे अटैच्ड है, वो अटैच्ड है आपके पास एक एक्सेल पे, जो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके से आ रहा होगा। इसको हम एक एक्सेल कहते हैं। ये एक्सेल कैसे जा रहा है बता दे, तो इसके अंदर है ये एक्सेल, इसको समझ लीजिए। इसके ऊपर स्प्लिट रिंग, मतलब हाफ रिंग ऊपर से और हाफ रिंग नीचे से, ऐसे समझ लीजिए, या फिर हाफ रिंग इस साइड से तो हाफ रिंग उस साइड से, ऐसे है। यहाँ के हिसाब से ऐसे है, ये वाला एक्सेल है, ये जो ब्लू वाला है वो अंदर की ओर जा रहा है स्क्रीन पे, इसीलिए ऐसे यहाँ दिखा पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे जा रहा है। स्प्लिट रिंग ऐसे और स्प्लिट रिंग ऐसे, हाफ और हाफ है यहाँ पे, ठीक है ना, हाफ और हाफ है, दोनों तरफ से हाफ हाफ है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाले जो ब्रशेस हैं वो ब्रशेस इनके साथ में है, ऐसे करके कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट में है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लेते हैं इस वाले ब्रशेस को पी और क्यू का नाम दे दिया, और ये जो पी और क्यू हैं उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी ब्रशेस। स्टेशनरी ब्रशेस, स्टेशनरी ब्रशेस का मतलब वो अपने पोजीशन से नहीं हिल रहे हैं, वो फिक्स्ड हैं, ठीक है ना, वो फिक्स्ड है। और ये जो आपके पास दो हैं, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला, इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या कहते हैं हम इसको, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स के बारे में बात करेंगे, या फिर इसी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर बताऊंगा, स्प्लिट रिंग्स को ही कॉम्यूटेटर क्यों कहा गया है यहाँ पे, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएगा। कॉम्यूटेटर का काम होता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये होता है कार्बन ब्रशेस, ग्रेफाइट के ब्रशेस बोल सकते हैं, जो करंट को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन स्टेशनरी रह के करंट यहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसके येलो वाले, ग्रीन वाले तक और येलो वाले तक, स्प्लिट रिंग्स तक पहुँचाते हैं। बस इतना ही काम है कार्बन ब्रशेस का। और ये जो कॉम्यूटेटर है उसका काम होता है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। अब बात आती है कैसे रिवर्स करना है, कैसे रिवर्स करता है, वो चीज़ समझना ज़्यादा जरूरी है भाई। तो आओ उस चीज़ को हम समझा देते हैं यहाँ पे। अब समझिएगा, यहाँ पे आपने देखा ब्लू वाले में फोर्स अंदर लग रहा है और ये जो पिंक वाले में फोर्स बाहर लग रहा है, तो ये ऐसे आएगा और हाफ सर्कल को कंप्लीट करेगा, ऐसे करके हाफ सर्कल को कंप्लीट करेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। अब हाफ सर्कल को कंप्लीट करने के बाद वो ऐसे घूमता चला जाएगा तो पूरा फंस जाता है। उस फंसने की वजह से हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस का यूज़ किया हुआ है। अब स्प्लिट रिंग करेगा क्या, उस चीज़ को समझेंगे। अब स्प्लिट रिंग क्या करेगा, करंट को डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। कैसे, ये अंदर गया, ये बाहर आया। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये जो पिंक वाला है वो इधर आ जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला, सॉरी ब्लू वाला है वो इधर आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। ऐसे घूमेगा तो हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो पिंक वाला इधर आ गया, ब्लू वाला इधर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कार्बन ब्रशेस थे पहले ग्रीन के साथ कॉन्टैक्ट में था, और ये वाला जो है वो येलो के साथ कॉन्टैक्ट में था। अब ये येलो वाला इधर आ जाएगा और ब्लू वाला इधर, ग्रीन वाला इधर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया है ना। ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। तो ऐसे करके ये घूम रहा है तो इसके साथ ये वाला घूम रहा है, ट्रिडिंग करके ऐसे करके। तो येलो वाला इधर आ जाएगा, ग्रीन वाला इधर आ जाएगा। अब हाफ रोटेशन के बाद देखिएगा क्या होता है, पहले ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट था। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये येलो वाला नेगेटिव के साथ हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव, ये येलो वाला पॉजिटिव के साथ हो जाएगा और जो ग्रीन वाला है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। टर्मिनल को देख लीजिए, है ना, ग्रीन वाला पहले पॉजिटिव के साथ, येलो वाला नेगेटिव के साथ। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो ये जो येलो वाला है वो इधर आ जाएगा, ग्रीन वाला इधर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पहले नेगेटिव के साथ कनेक्ट था येलो वाला, अब वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ग्रीन वाला पहले पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, अब वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, जब ये हाफ रोटेशन को किया तो हाफ रोटेशन के बाद हमने यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, करंट के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। वैसे क्या होता अच्छे से समझिएगा। ये इधर जा रहा था, वो इधर आ रहा था। करंट का डायरेक्शन देखिए, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। हाफ रोटेशन के बाद अगर करंट नीचे आता, देखिए नीचे आ रहा था तो हमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि करंट नीचे आता तो फिर ये
इस तरीके से उलट मार देता। मैं समझाता हूँ, इसके थ्रू समझिएगा। ये ठीक इसी को समझ लीजिए, किसको समझ लीजिएगा, इसको आप समझ लीजिए, इस वाले को, रेक्टेंगुलर कॉइल को। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ए बी है, ये सी डी है, और ये नहीं, ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, ये ए डी, ये वाला जो जैसे यहाँ था वैसे ही, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा था तो इस पे फोर्स अंदर की ओर लग रहा था, ये बाहर की ओर लग रहा था, क्योंकि फोर्स इस पे ऐसे आ रहा था, तो ऐसे घूम रहा था। अब देखिए इतना के बाद हाफ रोटेशन के बाद ये ऐसे होगा, तो करंट तो इसमें नीचे आ रहा था, देखिए इस करंट नीचे आ रहा था, ऐसे करंट नीचे आ रहा था। अगर करंट नीचे आता है तो फोर्स किधर लगता है, ऊपर, अपवर्ड लगता है, तो अपवर्ड लगेगा। तो ये ऐसे होता है। अगर ये स्टार्टिंग में ऐसे था, इतना होने के बाद हाफ रोटेशन के बाद फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है। क्या हाफ ऐसा हो रहा है हमारे पंखे के साथ? ऐसा हमारे पंखे के साथ नहीं हो रहा। या फिर कोई भी और मोटर होता है तो उसके साथ ऐसा नहीं होता कि हाफ रोटेशन आधा 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 करते हैं, नहीं। या तो ऐसे आएगा तो पूरा घूमता चला जाएगा, पूरा घूमता चला जाएगा। तो इसको पूरा घुमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद हम करंट के डायरेक्शन को ही चेंज कर दे। समझाता हूँ। पहले करंट ऊपर जा रहा था और करंट नीचे आ रहा था, तो इतना घुमा। अब करंट नीचे आ रहा है और करंट इसमें ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऐसे घूमेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो फोर्स अपोजिट लग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये आधा रोटेशन के बाद भी ये ऐसे ही घूमे, इधर ना जाए। तो ऐसे ही घूमने के लिए इसके करंट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जो नीचे जा रहा था ऊपर भेजना पड़ेगा, जो ऊपर जा रहा था नीचे भेजना पड़ेगा, ताकि इस पे फिर से नीचे लगे, इस पे फिर से ऊपर लगे। और उस करंट को डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया हमारे कम्यूटेटर अंकल ने। ये जो कम्यूटेटर डिवाइस है उसने, स्प्लिट रिंग ने, हमारा जो डायरेक्शन था करंट का वो रिवर्स कर दिया। मतलब हाफ रोटेशन के बाद अगर यहाँ आया तो फिर से इस पे फोर्स नीचे ही लगेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन रिवर्स कर दिया हमने, और इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा। और ये रोटेशन एनर्जी में आप कन्वर्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लीजिए, सिर्फ आपके पास इतनी सी चीज सिर्फ इतना ही था जो आपको मेन जो चीज था, वो इतना ही था जो आपको समझने की जरूरत थी यहाँ पे, कि स्प्लिट रिंग किस तरीके से करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, और वो सेम डायरेक्शन में घूमता रह जाता है। आगे बात समझ में डन है? ठीक है। अच्छा, करंट के डायरेक्शन अगर आप इधर और इधर ले लिए होता तो कुछ दिक्कत नहीं थी, वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता भाई। अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, क्लॉकवाइज घूमता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें को तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना आता ही है। आगे इन बात समझ में। और अब आप देख सकें कि हमने फाइनली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया था वो कन्वर्ट कर दिया है किसमें, रोटेशनल एनर्जी में। यही तो काम होता है आपके पास, यही तो काम होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। कौन? इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया नहीं है, अपनी तरफ से आप किसी भी बुक को उठाएं, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी मेन चीज़ स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से ये लिखेंगे क्या होता है। दूसरी चीज़ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, फिर आप इसके कंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे कि इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज़ किया है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे 2 परमानेंट मैग्नेट्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायरेक्शन बता देंगे नॉर्थ टू साउथ। फिर बोलेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल सर्किट विथ कार्बन ब्रेसेस एंड स्प्लिट रिंग्स विथ अ बैटरी एंड की। इस टाइप की चीज़ें। रेजिस्टेंट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो कि रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा, कम ज़्यादा करने काम करेगा। नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा, फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं। 10th क्लास तक दोनों हॉर्सो मैग्नेट है, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। फिर अब आएगा वर्किंग में। वर्किंग में लंबा चौड़ा सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगे कि व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट और बैटरी, तो उसके बाद क्या हो जाता है, करंट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C to D and D to A, इस तरीके से। देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन आर्म AB इज इनवर्ड outward. After half rotation it will direction will reverse, commutator will reverse the direction of current, and after half rotation again it will move in the same direction. इस टाइप से जो जो चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसी चीज़ को आपको थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश तो अरबी सबको आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाकर लिख देना। और अगर नहीं आता तो पहले इंग्लिश की एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ साथ में इनको भी करते रहिए, कहीं पता चले सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में रह गया। ठीक है ना? तो ओवरऑल ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगर नहीं समझ में आया है, जो भी डाउट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे 7428525669 पे आप अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी डाउट मेरे बताने के बाद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वीडियो में कई बार होता है कि समझ में नहीं आता, साथ साथ में डाउट पूछते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को
बताना चाहूँगा कि आप प्रेफर कर सकते हैं पर्सनल ऑनलाइन क्लास। तो इस पर्सनल ऑनलाइन क्लास में सर होगा क्या? तो कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ बैठेंगे पूरे 1 घंटे और उस 1 घंटे में कोशिश करेंगे आपके जितने भी डाउट हो उससे हम निकल जाएं, ख़त्म कर दें, है ना, आपसे दूर हटा दें, और कुछ नहीं। तो ये जो क्लासेस रहेंगे वो आपके पास पेड रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप लोग जो काम है वो कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही इस चैनल पे अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।